बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैंने आपके साथ बात करनी है तुर्की के विज़िट वीज़ा को लेके, वहाँ पे जॉब्स की सूरत हाल, टीआरसी और 2024 में तुर्की जाना या फिर वीज़ा अप्लाई करना आपको चाहिए कि नहीं, सारे सवालात के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। और ये वीडियो बहुत बेनिफिशरी उन लोगों के लिए स्पेशली रहेगी जिनका प्लान है शेंगन कंट्रीज़ में जाने का, शेंगन किसी भी यूरोपियन कंट्री जाने का। और दूसरे नंबर पे जो तुर्की में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी बेनिफिशियरी रहेगी। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं क्या 2024 में तुर्की के विजिट वीज़ा में कुछ चेंजेस आए हैं। तो कोई चेंजेस नहीं हुई, इवन के फीस भी नहीं बढ़ी। पहले क्या होता था कि हर साल एनातोलिया प्लस तुर्की के जो विजिट वीज़ा की फ़ीस थी एनातोलिया की सर्विसेज को मिला के, तो वो हर साल कुछ ना कुछ हमें जो रिवाइज होती दिखाई देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी फ़ीस जो है ना, अगर आप आज वीज़ा अप्लाई करेंगे 2024 में, तो आपकी फ़ीस टोटल 55,000 लगेगी। इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स सेम, उसमें कोई कोई भी चेंजेस नहीं है। आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटोज़, आपका एनटी एंड टैक्स रिटर्न्स 2 साल के, अकाउंट में कम से कम आपका जो बैलेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 8-10 लाख रुपया तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि 3-4 लाख 5 लाख से कभी भी वीज़ा नहीं मिलता आज के दिन, आज के टाइम में। हाँ, अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी है, बिजनेस पुराना है, एनटीएन पुराना है, आप शादीशुदा हैं, मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो अकाउंट में 4-5 लाख रुपया भी है, आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके सोशल दूसरे टाइज जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है कंट्री के साथ, होम टाइज जो होती हैं, जैसे आप शादीशुदा नहीं है या फिर आपका नया एनटीएन है, 1 साल पुराना है, तो फिर आपको बैलेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 8-10 लाख रुपया बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एफआरसी लगाएं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। शादीशुदा जो अफराद है ना, ये बड़ी एक जो है ना वो गलती होती है, या फिर समझ लें लगर्जी करते हैं, और कुछ कंसल्टेंट्स भी उनको गाइड नहीं करते। लोग शादीशुदा होने के बावजूद एफआरसी अपने माँ बाप और बहन भाई वाला लगाते हैं। उसकी रीज़न कि वो कहते हैं यार बीवी को नादरा लेके जाना है, फिर शनाख्ती कार्ड बीवी का अपने नाम पे करवाना है, फिर बड़े मामलात हैं, तो एफआरसी जल्दी नहीं बनता, तो ऐसे ही चलने दें। तो ऐसे नहीं चलने देना आपने। आप अगर शादीशुदा हैं, आपने एफआरसी लाजमी बनाना है। समझ लें कि बहुत हद तक आपकी फ़ाइल को सपोर्ट करता है आपका एफआरसी, अगर बीवी बच्चों के साथ है। आप शादीशुदा हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बनिस्बतन उस बंदे के जो नहीं शादीशुदा, तो उसकी निस्बत आप शादीशुदा हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप शादीशुदा। अब ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि जो शादीशुदा नहीं है उसका वीज़ा बिल्कुल नहीं लगना, लग सकता है, 100% लग सकता है। लेकिन मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ कि उसकी गैर शादीशुदा की निस्बत शादीशुदा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं, एफआरसी बीवी बच्चों वाला ज़रूर आपने लगाना है। और कोशिश करें साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, एमआरसी, आपको यूनियन काउंसिल में से मिलता है। आप अपना निकाहनामा लेके जाए, उनको बोले मुझे मैरिज एमआरसी चाहिए, तो वो आपको कंप्यूटराइज निकाल देते हैं उसी वक्त को, 200-300 रुपया फ़ीस लेके। तो एमआरसी भी साथ आपने लगा देना है जी। आपसे 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है। अब जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ये बहुत लोग गलती ये भी करते हैं, 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट साथ में मेंटेनेंस लेटर बैंक से, उसी बैंक में से जिसमें हम स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं उनको ही आपने कहना है मुझे मेंटेनेंस लेटर दे दें तुर्की के विजिट वीज़ा के लिए। ठीक है, वो रेफरेंस में आपका लिख भी देते होते हैं बाज़। अच्छा, अब चैम्बर का कार्ड, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड है, अगर आपका एनटीएन बना है, टैक्स रिटर्न्स बने हुए हैं, तो आप अपना चैम्बर का कार्ड भी लाजमी बनवा लें। ठीक है, हर साल उसकी 4-5 हज़ार रुपया फ़ीस होती है, तो वो आप सालाना फ़ीस पे करते रहें। ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास चैम्बर का कार्ड लाजमी हो। अगर आपका चैम्बर का कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने कवर लेटर में एटलीस्ट लिखना होता है कि मेरा बिज़नेस जो है वो एफबीआर के अलावा और कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, और किसी के साथ मेरी मेंबरशिप नहीं है। तो अगर आपकी है तो आपने लिखना होता है कि मेरा एफबीआर के साथ भी जो रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा मैं मेंबर हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इनका मैं मेंबर भी हूँ। ठीक है, ये आपने स्पेशल मेंशन करना होता है कवर लेटर में। दूसरी चीज़, आपका जो बैंक अकाउंट है ना, वो आपके बिजनेस के नाम पे भी होना चाहिए। अगर बिजनेस का के नाम पे नहीं है तो कवर लेटर में आपने ये भी लिखना है स्पेशली कि मेरा जो बैंक अकाउंट है पर्सनल, एक ही बैंक अकाउंट है, उसी के ज़रिए मैं अपने पर्सनल एक्सपेंस भी करता हूँ, उसी के ज़रिए मैं बिज़नेस के एक्सपेंस भी बर्दाश्त करता हूँ। मतलब दोनों में जो डीलिंग है वो अपने पर्सनल अकाउंट से ही करता हूँ, करंट अकाउंट से। ये अपने कवर लेटर में लाजमी मेंशन करना होता है। बैंक स्टेटमेंट को लेके ना एक प्रॉब्लम आती है लोगों को। प्रॉब्लम क्या आती है, लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन नहीं करते। यार देखें, जब भी आप स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आज मैंने सोचा है कि आज आज से 3 महीने बाद मैं वीज़ा अप्लाई करूंगा, और आज से मैंने बैंक स्टेटमेंट बनानी शुरू करनी है ना, तो मुझे कभी भी नहीं ये चाहिए कि मैं एक एक 1.5 लाख रुपया अकाउंट में रखूँ और स्टेटमेंट बनानी शुरू करूँ। नहीं, आपको कम से कम 4-5 लाख, 3 लाख रुपया आप अपने अकाउंट में रखना चाहिए, उसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू करनी चाहिए, ताकि ये लगे कि ये जो 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया है, ये आपके ऑलरेडी अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग आपकी पड़ी हुई है।
क्योंकि स्टेटमेंट तो आपने देनी होती है लास्ट 3 मंथ्स की, पीछे तो उन एम्बेसी ने आपका रिकॉर्ड देखना ही नहीं है। तो आप ऑलरेडी अपने अकाउंट में सबसे पहले 3-4 लाख रुपया रखें और फिर अपनी ट्रांजैक्शन चला के स्टेटमेंट बनाना शुरू किया करें। ऐसा नहीं कि खाली अकाउंट कोई मतलब शुरू हो जाए और बाद में जब वो स्टार्ट में से ज़ीरो और बाद एंड पे जाके आपका सीधे ही कोई 8-10 लाख रुपया शो हो रहा हो। तो पहले पहले ही कुछ ना कुछ सेविंग शो करनी है कि स्टेटमेंट बनाने से पहले भी मेरे पास 3-4 लाख रुपया ऑलरेडी सेविंग पड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन करना शुरू करें। अब आप वाइट बैकग्राउंड फोटो 2x2 की वो सेम आपकी वही लगती है जो पहले रिक्वायरमेंट थी। होटल बुकिंग लगती है, टिकट बुकिंग लगती है, डमी टिकट ना लगाएं। आप प्रॉपर क्रेडिट कार्ड वाली कंफर्म रिजर्व लगाया करें ताकि अगर हम एम्बेसी चेक भी करें तो आपकी जो है वैलिड हो, ऐसा ना हो कि वो डमी टिकट निकले। तो उसके भी ये भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। एक कवर लेटर बनाएं, मैक्सिमम को 7-8 दिन का ट्रैवल प्लान बना लें अपना। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर ये जो चीज़ें होती है ना, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, ये गाइडलाइंस, ये सारी आप किसी कंसल्टेंट के ज़रिए भी करवा सकते हैं। हमारे ज़रिए भी ये फाइल रेडी करवा सकते हैं, या आपके करीब कोई भी कंसल्टेंट है उससे ही करवा सकते हैं। वैसे हमारे ज़रिए करवाना चाहिए, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कोई करीब कंसल्टेंट है, अच्छा कंसल्टेंट है, चीज़ों को जानने वाला है, तो उससे भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी फाइल मेंटेन होगी। अब फाइल लेके आपने जाना किधर होता है? आपने फाइल लेके जाना होता है एनातोलिया के ऑफिस में। आपको किसी किस्म की कोई भी जो है अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फाइल उठानी है, सीधा चले जाना है एनातोलिया के ऑफिस में। एक टोकन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको बिठा देते हैं वो। टोकन नंबर मिलने के बाद आपका टोकन नंबर आपको आवाज़ दी जाती है कि जी आ जाएं, आपका टोकन आ गया। आप जाते हैं, वो सबसे पहले आपको कहते हैं जी हाँ जी विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। आप कहते हैं हाँ जी विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। बाद वो आपको एक इंटरव्यू फॉर्म देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इंटरव्यू फॉर्म जब फिलअप करते हैं ना, कुछ लोग पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ लोग जब अप्लाई चाहे दूसरी दफ़ा ही कर रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। क्या करना होता है कि आपने जो ट्रैवल प्लान में डेस्टिनेशंस लिखी है ना, या कवर लेटर में, वही आपने इंटरव्यू फॉर्म में भी बतानी होती है। जो चीज़ें आप ऑलरेडी अपने कवर लेटर ट्रैवल प्लान में लिख चुके हैं, वही आपने अपने इंटरव्यू फॉर्म में भी लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल एक गलाटा टावर वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तुर्की में, तो अगर आप ट्रैवल प्लान में गलाटा टावर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो इंटरव्यू फॉर्म है वो आपसे पूछ रहे हैं किस जगह में घूमेंगे, आप वहाँ पे बता दें कि जी मैंने उधर जाना ही नहीं है। आप किसी और जगह का भी मेंशन कर दें, तो वो ट्रैवल प्लान और कवर लेटर में जो चीज़ें हैं ना, वो आपके इंटरव्यू फॉर्म में आपस में कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरव्यू फॉर्म को ना आपने बड़ा केयरफुली और हाजिर दिमागी के साथ करना होता है फिलअप। ये भी बड़ा, क्योंकि जो सबसे ऊपर आपका इंटरव्यू फॉर्म ही होता है। ये मुझे अनातोलिया से चीज़ पता चली थी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे ऊपर आपका इंटरव्यू फॉर्म होता है, उसके नीचे आपका कवर लेटर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आपका इंटरव्यू फॉर्म ज़्यादा मतलब पहले जो डॉक्यूमेंट आपका देखा जाता है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से, वो इंटरव्यू फॉर्म है। इंटरव्यू फॉर्म जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपने फिलअप किया होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट दिखाता है वीज़ा ऑफिसर। अगर वो इंटरव्यू फॉर्म नहीं ठीक होगा, वो आपकी दूसरी फाइल को भी इतनी गौर से नहीं देखेगा। इसके अलावा आखिरी चीज़ ये कि आप अपने जो टैक्स रिटर्न है ना भाई, अगर तो टैक्स रिटर्न प्रॉपर नहीं आपने मेंटेन किए, कुछ 4 लाख 5 लाख इनकम शो करके मतलब ज़ीरो टैक्स शो किया हो, तो फिर तो बिल्कुल लगाए ही ना। टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है लगाना, अगर नहीं तो ना लगाएं, साथ लगाएं ही ना। ऐसा नहीं कि ख़राब टैक्स रिटर्न लगा के सारी प्रोफाइल का बेड़ा गर्क ना किया करें। अगर आपकी टैक्स रिटर्न प्रॉपर मैनेज हैं, प्रॉपर उनमें आपने चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, टैक्स अपना पे करवाया है, मतलब एक मैनेज की हुई है, प्रॉपर लग रहा है कि हाँ भाई ये टैक्स रिटर्न ओरिजिनल है और आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है, फिर तो टैक्स रिटर्न लगाएं। प्लस पॉइंट है, बहुत हेल्प करेगी आपको वीज़ा लेने में। टैक्स रिटर्न आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रही, साथ लगा देंगे तो स्टेटमेंट बाकी सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, टैक्स रिटर्न उन्होंने आके आपको पकड़वा देना है, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा देना है, क्योंकि वो प्रॉपर मैनेज ही नहीं है, वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मिल ही नहीं रही। तो इसलिए अगर तो अपना टैक्स रिटर्न है ना, ये प्रॉपर मेंटेन है, फिर इनको साथ लगाएं। अगर मेंटेन नहीं है तो फिर इनको साथ ना लगाएं। अच्छा जी, अब टाइम पीरियड की बात करें तो मैंने जब अप्लाई किया था ये रिसेंटली को 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो मेरा वीज़ा तकरीबन 6-7 दिन के अंदर अंदर आ गया था। मैंने फिर फाइल सबमिट की थी, दूसरे दिन कॉल आई थी, और तकरीबन 4-5 दिन बाद फिर दोबारा कॉल आ गई कि अपना पासपोर्ट ले लें, तो कुछ 6 दिन टोटल लगे थे। तो अभी करंटली ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2024 में क्या टाइम चल रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ रहा है, मैक्सिमम 1.5 हफ्ते के अंदर। एक हफ्ता को 2 दिन 3 दिन, इतना तकरीबन टाइम लग रहा है। अब आ जाते हैं विजिट वीज़ा की रेशो की तरफ। क्या विजिट वीज़ा का रेशो 2024 में अच्छा है? बहुत अच्छा है। उसकी रीज़न क्या है? अभी काफ़ी देर पहले इन्होंने जो विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन है वो बंद कर दी थी लेना। अभी दोबारा इन्होंने मेरे ख्याल में 4 जनवरी या 5 जनवरी को इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट किए हैं रिसीव करना।
तो अभी दोबारा एप्लीकेशन नहीं आ रही हैं, टूरिस्ट को वो वेलकम कर रहे हैं। तो आप अगर तुर्की का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है, आप अप्लाई करें। आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर प्रोफाइल पे प्रॉपर आप वर्किंग करते हैं। अच्छा, पहला फ़ायदा मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की का विजिट वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे है ना, स्टिकर वीज़ा होता है, तो आपको शेंगन वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होना ही होना है शेंगन। क्योंकि तुर्की यूरोप के अंदर एक यूरोप में आता है। इस्तांबुल अगर आप देखें, मैं गया था, टोटल जब मुझे कॉल आती थी ना फ़ोन के ऊपर, तो लिखा होता था जी यूरोप, यानी यूरोप लोकेशन है, यूरोप लिखा होता था, तुर्की नहीं लिखा होता था। तो ये टोटल यूरोप में आता है, जो तुर्की है ना, सॉरी टोटल कह रहा हूँ, इस्तांबुल जो है वो यूरोप में आता है। तो शेंगन कंट्रीज का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर बंदा ऑलरेडी यूरोप से होकर वापस चला गया है, तो इट्स मीन ये हमारे कंट्री में भी टूर करने आएगा, टूर करके वापस चला जाएगा। अगर इसने इसका जेन होता ना 2 नंबरी वाला, तो ये तुर्की में ही हो जाता, ये हमारे कंट्री में आके मतलब इतना ना होता, ये चांस मिला था, ये वहीं पे इलीगल हो जाता, वहीं से 2 नंबर तरीके से आगे चला जाता। तो ये बंदा ओरिजिनल ट्रैवलर है। तो तुर्की के वीज़ा की एक वेल्थ है, मतलब वर्थ है, एक साउथ अफ्रीका के वीज़ा की वर्थ है ना, सेम आप समझ लें तुर्की के वीज़ा की भी वही वर्थ है। तो तुर्की का वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ाज में कंसिडर किया जाता है। आपका अगर आपके पासपोर्ट पे है तो फिर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करें, एक दो और कंट्री ट्रैवल करके 100% वीज़ा आपको मिल जाएगा। अच्छा, आ जाए टीआरसी और जॉब्स की तरफ। अगर आप तुर्की का विजिट वीज़ा मिल गया, आप तुर्की में चले गए, अब जॉब बेशुमार है तुर्की में आपको, लेबर कैटेगरीज में। अब जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट या बैंक में चाहिए वो चीज़ों की बात नहीं कर रहा, वाइट कॉलर जॉब्स की बात नहीं कर रहा। फैक्ट्री वर्कर जो है ना स्पेशली, और लेबर कैटेगरीज में यहाँ पे तुर्की में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप तुर्की चले जाते हैं विजिट वीज़ा पे, आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हम आपकी विदाउट चार्जेस हेल्प कर सकते हैं। दावा नहीं कर रहा, ना ही कोई गारंटी दे रहा हूँ, कोशिश कर सकते हैं आपको सेटल करवाने में। जैसे कनाडा का मैंने आपको कहा था, कनाडा में हमारे बहुत सारे दोस्त गए भी, उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने उनकी सीवीज आगे शेयर भी करवाई, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिली, उनकी सेटलमेंट भी हुई है। अब मसला ये है कि बाद में वो अपना ना वो जो फीडबैक है वो देते नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। एनीवेज, आप तुर्की का जो जब विजिट वीज़ा आपको मिल जाए, आप वहाँ पे पहुँच जाए, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं विदाउट चार्जेस, हम कोशिश करेंगे आपको सेटल करवाने की, ठीक है। अब टीआरसी की बात कर लें तो जब आप तुर्की चले जाते हैं तो आपको फिर टीआरसी जो है ना मिल रही है। मेरी एक दो दोस्तों से बात हुई, टीआरसी में अब नरमी आई है तुर्की की 2024 में, टीआरसी मिल भी रही है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। टीआरसी का प्रोसेस क्या होता है, आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे चले गए तुर्की में, तुर्की में जाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं इमिग्रेशन को। टीआरसी बेसिकली होता है टेम्परेरी रेजिडेंस या टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड होता है। ये बेसिकली 6 महीने या मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल के लिए आपको मिलता है। और ये इस चीज़ की के लिए होता है कि आप तुर्की में रह सकते हैं, 6 महीने 1 साल के लिए रह सकते हैं। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी होती है उनको, जिस घर में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मतलब जिस घर में रह रहे हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपने लगाना होता है। इस तरह की कोई अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी होती है, और इस तरह इंश्योरेंस आपने करवानी होती है। इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं 3 4, वो आपने लगाने होते हैं। वो बेसिकली वही बेशुमार कंसल्टेंट पाकिस्तानी बैठे होते हैं, मेरे भी बड़े जानने वाले हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं रेफ़र कर दूंगा। तो वो आपकी फ़ाइल मेंटेन करके माइनर से चार्जेस लेके, पाकिस्तानी को मेरे ख्याल में 20 30 हज़ार रुपये लेते, 40 हज़ार। तो आपकी फ़ाइल मेंटेन करके हर चीज़, तो वो आगे इमिग्रेशन को डिलीवर कर देते। तो फिर इमिग्रेशन फैसला करती है कि आपको टीआरसी देनी है कि नहीं। तो टीआरसी मिल भी सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन राइट नाउ टीआरसी के चांसेस हैं। बाकी इलीगल भी आप काम कर सकते हैं, रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इलीगल लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब मैं तुर्की गया था ना, ये 3 4 महीने पहले, तो तुर्की में यार मैंने पाकिस्तानी इंडियन बहुत कम लोग देखे, वेरी ऑनेस्ट, मतलब ना होने के बराबर मैंने देखे, इतने कम थे कि मैं जहाँ पे भी गया हूँ, मैंने कोई एक दो फैमिलीज देखी होंगी, वो भी जस्ट टूरिज्म के लिए आई होंगी। अदरवाइज मैंने कोई, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस ये पकड़ पकड़ के तुर्की ने निकाले हैं ये पिछले दिनों में। और फिर तुर्की का वीज़ा भी महंगा हो गया था और रिजेक्ट भी हो रहे थे 2023 में। तो बहुत कम लोगों ने अप्लाई भी किया, और जो लोग ऑलरेडी इलीगल थे उनको पकड़ के उन्होंने निकाल दिया। इस वजह से जॉब्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अगर आप चले जाते हैं जॉब आपको मिल जाएगी। आपके पास टीआरसी है नहीं है, लीगल है इलीगल है, आप पैसा तुर्की में कमा सकते हैं, ठीक है सर। थोड़ा सा महंगा है तुर्की, लेकिन जब आप सर्वाइव करेंगे तो डेफिनेटली आप कमा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप तुर्की चले जाते हैं, आपको टीआरसी मिल जाती है, आप प्रॉपर वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। आपने वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लेना है, उसके बाद जो भी सैलरी है उसमें से ट्रांसैक्शन करनी है अपने अकाउंट में। सेम जैसे पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपने तुर्की से शेंगन वीज़ा अप्लाई कर लेना है। बहुत ज़्यादा चांसेस है वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यूरोप से यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट एफआरसी हर चीज़ आपकी लगती है वहाँ से भी। फ़र्क ये होता है कि वीज़ा रेशो
पाकिस्तान की निस्बत 60-70% ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका वीज़ा वहाँ से लग जाना है। अगर आप इलीगल वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे पैसा कमाएं और बाद में जब वापस आ जाएं पाकिस्तान में तो कुछ ना कुछ पैसे लेके ही आएंगे, तो बाद में अब यहाँ से आके अपना वीज़ा शेंगन का अप्लाई कर लें। तो ये सारी सिचुएशन है जी तुर्की की। मैंने कहा एक ओवरव्यू आपको दे दूं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है, टीआरसी, जॉब्स, विजिट वीज़ा, डॉक्यूमेंट, फीस, हर चीज़, और इवन कि तुर्की से भी यूरोप कैसे जा सकते हैं मैंने ये भी कुछ ओवरव्यू आपको दे दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।